हेलो बच्चों, मैं संजीव कुमार, मैं फिजिक्स का टीचर हूं। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लाया हूं। मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। इस सीरीज में यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सिलेबस वाइज और टॉपिक्स वाइज और चैप्टर वाइज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर के बाद कम से कम 30 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 30-40 न्यूमेरिकल कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, और नवंबर तक मैं इसका कोर्स आपको खत्म कर दूंगा। ये एक तरह से आपका कोचिंग की तरह या ट्यूशन की तरह होगा। तो प्लीज आप इसको लाइक करें और आप इसको रेगुलर देखें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज इसी कड़ी में मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। मगर इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर आप लोगों को नोट्स की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास नोट्स भी अच्छे, बहुत इजी नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे बेटा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे आवेश, जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, परिभाषित करना चाहूं, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर एक दूसरे से रगड़ने पर पदार्थ में उत्पन्न है गुण, जिसके कारण वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है। ठीक, यह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। पदार्थ का गुण आवेश कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, ये मेरे जो सूखे बाल है ये एक अलग मैटर है और ये इसके अलग मैटर है। जब मैं इन दोनों को रगड़ूंगा तो ये जो छोटे टुकड़े अन्य पदार्थों के कागज के, इनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखना बेटा, इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। देखिए, मैं इसको सूखे बालों की तरह रगड़ता हूं किसके, और ये देखिए, इसने चिपकाना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, तो देखिए ये चिपक गया कागज। तो जब अब आप समझ गए होंगे, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब दो विभिन्न पदार्थों का अर्थात बाल, एक तरह से एग्जांपल बाल और स्केल को परस्पर एक दूसरे से रगड़ते हैं तो पदार्थ में उत्पन्न है गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य पदार्थों के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, दैट इज कॉल्ड आवेश। इसको हम आवेश कहते हैं। ठीक, अब आवेश आता कैसे है और ये कितने प्रकार का होता है? तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा फर्स्ट धनावेश, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बेटा दूसरा होता है सेकंड ऋण आवेश, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब सवाल उठता है कि धनावेश कैसे आता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ऋणावेश कैसे आता है। तो इसको समझने के लिए हम परमाणु थ्योरी समझेंगे इसकी। अगर परमाणु थ्योरी समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे चार्ज कैसे आता है। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ एटम से मिलकर बना है। आप सब जानते होंगे कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रत्येक पदार्थ एटम से मिलकर बना है। एटम के सेंटर में नाभिक होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो एटम के बिल्कुल सेंटर में नाभिक होती है, जिसमें दो बेसिक पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एंड न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। इकाई धनावेश मतलब सबसे छोटा धनावेश चार्ज होता है इस पे। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार जो आपकी नाभिक होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्रोटॉन उसको पॉजिटिव करता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो कोई चार्ज इफेक्ट नहीं डालता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर ही आवेश होता है, परंतु उसकी प्रकृति अलग होती है। यानी अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम आता है। अगर मैं प्रोटॉन की चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अमाउंट होता है प्रोटॉन के चार्ज का। ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो माइनस हो जाएगा
-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देख रहे हैं अमाउंट दोनों का सेम है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ही मान लेता हूं कि किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस प्रकार वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं काम करूं कि प्रोटॉन में से एटम में से यानी परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं इसके ऑर्बिट से, तो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर दिए हमने मान लो, तो इसमें प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे आपके, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 रह जाएंगे। अब सोचते क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन केवल 8 प्रोटॉन के चार्ज को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन जो 2 प्रोटॉन का चार्ज रह गया है वो अनसेटिस्फाइड रहेगा। 2 प्रोटॉन का चार्ज अनसेटिस्फाइड रहेगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज एटम पे आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको कि प्रोटॉन को निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पदार्थ है और मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। मगर अगर मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मतलब एक एग्जांपल के लिए 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर उन इलेक्ट्रॉनों के कारण निकालने के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गए? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनों के निकालने के कारण आता है। जब हम किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। चलिए देखते हैं। आप जानते हो बेटा, देखो आप जानते हो कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर दूं, मतलब एंटर करा दूं, प्रवेश करा दूं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 प्रोटॉन थे और 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। मगर अब मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए कि 10 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बैलेंस हो जाएगा, परंतु 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बैलेंस नहीं होगा। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज एटम पे आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को डालने पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे बोलता हूं कि इस पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इस पे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दूं, क्योंकि ये न्यूट्रल था, मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो उन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज पे आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डालने पर ऋणावेश आता है। और ये बात आप समझ गए होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल था, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इट्स क्लियर बेटा? चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सवाल ये उठता है कि जो वैद्युत बल होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, मतलब आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या दोनों प्रकार का होता है। तो वैद्युत जो बल होता है वो आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण का एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दिया, इसमें वास्तव में आकर्षण नहीं कर रहा था। प्रतिकर्षण के मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगा छोटी सी, उसमें आप प्रतिकर्षण भी देखेंगे। तो वैद्युत बल जो सजातीय आवेश होते हैं, मतलब प्लस प्लस, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे नेगेटिव नेगेटिव ये सजातीय एक ही जाती है, सिमिलर सेम चार्ज है, सेम नेचर के हैं, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर विजातीय हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका आप नहीं भूलेंगे। आप पॉजिटिव को लड़की मान लो, क्योंकि लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है, माओ की सेवा मतलब घर में हेल्प करती है, पढ़ती भी है, हार्डवर्क करती है, तो इसलिए आप पॉजिटिव लड़कियों मान सकते हैं और नेगेटिव लड़कों मान सकते हो। बदमाशी करते हैं, घूमते फिरते शैतानी बहुत करते हैं, तो इसलिए हम जो है नेगेटिव है वो लड़कियों को मान सकते हैं। तो देखेंगे आपकी 2 लड़कियां एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगी, क्योंकि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने वाली कोई बात नहीं होगी। 2 लड़के भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि उनमें भी आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने वाली कोई बात नहीं होगी। परंतु जब एक लड़के एक लड़का पास आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये एक इजी वे है, याद करने का एक तरीका है, मेथड है कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ट्रिक्स होती है छोटी छोटी कि भाई हमारे दिमाग में ये निकलती है, तो इस चीज को याद कर लो। तो आप लड़का लड़की मान के याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, ये मैं तुमसे आपका एक्टिविटी द्वारा दिखाता हूँ। आपने आकर्षण बल तो देख लिया है, मैं आपको प्रतिकर्षण की बल की छोटी एक्टिविटी दिखाता हूँ। ये भी आता है और प्रेरण द्वारा भी आता है। प्रेरण को कहते हैं म्यूचुअल द्वारा। देखिए प्रेरण द्वारा कैसा था, प्रेरण का चार्ज दिखाऊंगा। ये फोलिक पिन है, मैं इस गुब्बारे को अपने बालों से रखूंगा, जिसके कारण गुब्बारे में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब मैं इस पिन्ने के पास ले जाऊंगा तो ये खुद इन पे प्रेरण द्वारा इसको टच नहीं करेंगे, प्रेरण द्वारा इस पे चार्ज आएगा पन्नी पर, एक दूसरे दूर भागेंगे। देखना बच्चों कैसे हो गए, देखिए ये देखिए कितना साफ दिखाई दिया, दूर भागते हुए देखिए, ये देखिए दूर रख लिया। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत बल की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, दोनों ही नेचर होती है उसकी। तो वैद्युत बल आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। तो सजातीय आवेशों में यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस में ये प्रतिकर्षण बल होता है, और विजातीय आवेशों में ये आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आवेश वाहक। आवेश वाहक को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज कैरियर। आवेश वाहक का मतलब होता है आवेश को ले जाने वाला। आवेश किसके कारण आता है, तो आवेश का जो वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन में निकालने के लिए मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, फिर नाभिक से निकालना संभव भी नहीं, इतना आसान नहीं है, आपको नाभिक को खंडित करना होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के कारण पॉजिटिव आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का एंटी कराने पे नेगेटिव आ जाता है। तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह रिमाइंड रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। देखो एक सिंपल सी बात है, हम इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कई प्रकार से, मगर मैं आपको दो सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं। देखो एग्जाम्पल, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं पहले। आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, आवेश केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होता है। अब मैं आपको इसको इस तरह समझा सकता हूं कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी तक के लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स इक्वल है। अगर मैं इसमें नेगेटिव पार्टिकल एक करोड़ निकाल लिए तो इस पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन मेरी मुट्ठी में उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं इस पे डाल दूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बोर्ड पे, और अगर मैं बोर्ड से वापस लेके इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूं तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ यूनिवर्स में चार्ज मूव कर रहा है, ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है, ना तो उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है। आवेश केवल ट्रांसफर होता है, यही कंजर्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द होल यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का कुल चार्ज नहीं आता है, या किसी निकाय का कुल चार्ज नहीं आता है, जबकि निकाय बाह्य माध्यम से किसी प्रकार का आवेश का आदान प्रदान ना करे। कोई भी निकाय अगर बाहर से आदान प्रदान नहीं कर रहा है तो उस निकाय में इधर से उधर आवेश जाएगा, बट आवेश का टोटल अमाउंट नहीं बदलेगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आगे की बात करते हैं बच्चों। इकाई आवेश, इसको कहते हैं या मूलावेश, हिंदी में दो नाम होते हैं, मूलावेश, यूनिट चार्ज। देखो बच्चों, आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जो अभाज्य होती है, जिसको आगे खंडित ना किया सके, या आवेश की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका सबसे छोटा जो इकाई होती है वो क्या होती है, दैट इज सेल। तो सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है। तो वो इसी प्रकार जो आवेश है, जैसे मान लिया इस पे आवेश है, मैंने कहा भाई एक काम करो, इसका सबसे छोटे टुकड़ों में व्यक्त करो आवेश को। तो आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ते चलाएंगे, सबसे छोटा जो अमाउंट आएगा आवेश का, जो आगे टूट नहीं पाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को खंडित नहीं किया जा सकता है। जबकि क्वार्क्स की थ्योरी आई है, बट वो अभी जो है अभी फ्रीली अब उनको देखा नहीं, वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो केवल उसमें एटम्स के अंदर रहते हैं, एटम्स के बाहर आने पर वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन खंडित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होता है वही इकाई आवेश होगा। वैसे मैंने कहा कि इस पे आप चार्ज पॉजिटिव चार्ज पैदा करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज लाना, तो
इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। अब मैं कहूँ कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। अब मैं कहूँ इससे कम चार्ज करो, तो आप 4 निकाल लोगे। मैं कहूँ और कम करो, आप इसमें 2 निकाल लोगे। मैंने कहा और कम चार्ज करो इस पे, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं कहूँ इससे ज्यादा कम करो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं निकाल सकते, आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो चार्ज आता है वो मूल आवेश या इकाई आवेश कहलाता है। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कि 1 इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उस चार्ज को हम इकाई आवेश या मूल आवेश कहते हैं। तो इसका जो अमाउंट होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसको ई से प्रेजेंट करते हैं मूल आवेश को या यूनिट चार्ज को। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो मुझे लगता है आप लोग बच्चों ये बात समझ गए होंगे। कूलाम जो होती है यूनिट होती है इसकी चार्ज की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, आवेश के परमाणुकता का सिद्धांत। नियम, परमाणुकता का नियम। क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, देखो क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ चार्ज मुझे कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो यूनिट चार्ज का यानी इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब आप ये बात समझे नहीं होंगे क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया सीधे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मैं कहूँगा सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से सबसे छोटा चार्ज आता है। तो इसका मतलब ई के बराबर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। मैं कहूँगा भाई इसके बाद और कितना पॉसिबल चार्ज, इससे आप ज्यादा, इससे नेक्स्ट, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1.5 तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2e और डालेंगे तो -2e। मैं कहूँगा इससे अगला कितना पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा पर इससे अगला, तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि ढाई तो आप निकाल नहीं सकते हैं। एंड so on प्लस माइनस ne, तो दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो वेयर n क्या है बेटा यहाँ पे, n इट इज अ 1, तो 1 या 2 या 3 या 4 एंड so on। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज का अमाउंट होता है, चार्ज का अमाउंट जो होता है या चार्ज का जो मान होता है या आवेश का जो मान होता है वो इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना, 2.5, 3.5, पौने 4, 5.5 नहीं हो सकता है। यही आवेश का परमाणुकता का सिद्धांत है। मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कूलाम का नियम इंपोर्टेंट है बताइए। कूलाम से देखो, ये हमारे कूलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने अनेक प्रयोगों द्वारा अध्ययन करके इस नियम को प्रतिपादन किया था, इस नियम को दिया था। तो ये नियम हमसे क्या कहता है, एक्चुअल में साइंटिस्ट ये जान चुके थे कि आवेश पर वैद्युत बल कार्य करता है। कूलाम से आपने बताया कि किन किन कारकों पर डिपेंड करता है और किस तरह बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो उन्होंने ये बताया था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये 2 स्थिर बिंदु आवेश होंगे Q1 Q2, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, कार्य करने वाला वैद्युत बल F, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज बढ़ाओगे उतना बल बढ़ेगा और जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना बल बढ़ेगा। लेकिन ये दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करेगा बल्कि वर्ग के नियम का पालन करेगा, यानी स्क्वायर फॉर्म में। यानी अगर आप डिस्टेंस डबल करोगे, चार्ज की डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स आधी नहीं रह जाएगी, डबल किया तो आधा रह गया, 2 रह गया तो हाफ रह गया, नो, वो 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर नियम का पालन करेगा। डबल किया, ट्वाइस किया, 2 में, तो वो 2 का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी 2 2 4, तो 1/4 रह जाएगा। अब देखो, ये बल पारस्परिक होता है, दैट इज द म्यूचुअल, पारस्परिक होता है। पारस्परिक, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा।
देखिए, चुंबकीय बल, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, ये जितने भी बल होते हैं, ये नाप के बल, ये पारस्परिक होते हैं, ये म्यूचुअल होते हैं। एक पार्टिकल जितना दूसरे पे लगाता है उतना ही दूसरा पहले भी लगाता है। अमाउंट किस पे या चार्ज का ज्यादा है ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही जो गुरुत्वीय बल होता है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है ये इंपोर्टेंट नहीं होता है। जितना पृथ्वी आप पे बल लगाती है उतना ही आप पृथ्वी पर लगाते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आप पृथ्वी के क्यों गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी का इनर्शिया जड़त्व ज्यादा है और आपका इनर्शिया जड़त्व बहुत कम है उसके कंपैरेटिवली, इसलिए आप मूव करते हैं, पृथ्वी आपको मूव नहीं करती है। समझ गए? तो यही इसका रीजन है। तो ये दोनों चार्ज, इसलिए मैंने F1 F2 ना मान के F माना है। तो ये बल पारस्परिक होता है, मतलब ये मम्मी और बेटी का प्यार है। जितना मम्मी बेटे बच्चों को प्यार करती है उतना ही बच्चा मम्मी को प्यार करता है। ये तुम्हारा और उसका प्यार नहीं है कि तुम तो ज्यादा करता है वो कम करता है। आप मेरी बात समझ गए? मैं मजाक में कह रहा हूं। चलिए अब इन दोनों नियमों से बेटा प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू, जहां के कांस्टेंट है। जब हम बेटा अनुक्रमानुपाती हटा के के लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर करेंगे तो यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा। जो के की वैल्यू होती है, के इज इक्वल टू होता है बेटा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू के। जहां पर एप्सिलॉन जो होता है बेटा आपका, इसको कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और के को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। देखो ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू भी 8.85 × 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बट के उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है जो इन दोनों मीडियम के बीच में होता है। जैसे अगर एयर में रखें तो के का मान 1 होगा, और अगर आपकी जैसे जो आपकी वो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी, अगर उसमें जैसे आंसू जल होता है तो उसके लिए के का मान 81 होगा। उसमें एक प्लस की प्लेट होती है और एक माइनस की प्लेट होती है, तो उनके बीच जो होता है वो आंसू जल होता है। तो आंसू जल के लिए और डिस्टिल वाटर के लिए इसका मान 81 होता है। तो डिफरेंट पदार्थों के लिए के का मान अलग अलग होता है, लेकिन वायु के लिए या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। फिर उसी के रेफरेंस में बाकी सारी वैल्यू निकाली गई है। सबसे कम मान वायु के लिए होता है के का 1, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स भी वायु में लगती है या निर्वात या वायु में। देखो अगर मैं इसको रखूँ ना फोर्स को, तो एफ आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ इक्वल टू, जो के का मान आप यहाँ रख दीजिए, ये मान यहाँ रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और ये कैपिटल के यहां जाएगा। अगर बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए तो F प्रोपोर्शनल 1 बटे के, यानी कि माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका के कम होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी। वायु निर्वात के लिए के का मान सबसे कम 1 होता है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स उसमें लगती है। और चालक के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, जिसको मैं संधारित्र वाले चैप्टर में आपको समझाऊंगा, तो उसमें फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी। तो आप समझ गए, जिसके लिए के का मान ज्यादा होगा फोर्स कम लगेगी, और जिसमें के का मान कम होगा फोर्स ज्यादा लगेगी, और जहां ज्यादा होगा वहां कम लगेगी। आप मेरी बात समझ होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मान मात्रक मान मात्रक वैल्यू वैल्यू या मैग्नीट्यूड कह दो, यूनिट और एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो के का यूनिट नहीं होती है, कैपिटल के जो है उसकी यूनिट नहीं होती है, वो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ना उसकी यूनिट होती है ना उसकी डायमेंशन होती है। याद रखना इस बात को। तो के का मैंने 1 ले लिया वैल्यू, हमने एयर में मान लिया के को, तो के 1 हो गया। देन एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए के का मान 1 है और उसकी यूनिट होती नहीं है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान से देखना बेटा, ये फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, डिस्टेंस आर जो डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर ऊपर स्क्वायर अपॉन कूलम इनटू कूलम स्क्वायर। तो ये तो यूनिट हो गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन की, याद रखना। ठीक, अब इससे हम आगे बात करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की मान होता है बेटा
वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट मैंने आपको बताई दी होगी, तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन को ले ले आओ, बाकी सारे वैल्यू ले ले आओ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1/4 पाई, इसको ले आओ एप्सिलॉन पाई इधर ले आओ, 9 इंटू 10⁻⁹ और अब आप इसमें वैल्यू रख दिए, वैसे कैलकुलेट करके ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻² और यूनिट उल्टी हो जाएगी क्योंकि हमने एप्सिलॉन को इधर ले गए, बाकी सबको बटे में लाए, तो यूनिट उल्टी हो जाएगी, हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इट इज द वैल्यू एंड यूनिट। अब हम बात करेंगे इसकी डायमेंशन की, तो चलो हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालते हैं कैसे, देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कूलम, टी होता है, आप क्यू बराबर आई टी पढ़ा होगा, तो कूलम का हो जाएगा इसकी तो ए इसकी टी, एटी स्क्वायर अपॉन फोर्स की आपको पता होगी ml की -2, ठीक, और जो लेंथ है मीटर स्क्वायर दैट इज एल, और स्क्वायर लगा दो तो मीटर पे स्क्वायर चला हुआ है, फिर ये हो जाएगा m ऊपर ले आओ -2 और 3 हो जाएगा, 2 और 1 पावर ये 3 ऊपर लाओगे माइनस, टी ऊपर लाओगे 2 प्लस 2 जाएगी, 2 ये है 4 हो जाएगी, और बेटा ए 2 हो जाएगी आपकी, तो ये इसकी यूनिट हो गई है। तो मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा बच्चों, आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ, कल मैं आपको इससे आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स की समझाऊंगा बहुत अच्छे से डिटेलिंग में, और मुझे लगता है कल के लेक्चर में हम 2 टॉपिक कर पाएंगे, क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म है उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बच्चों की समझ नहीं आती है, क्योंकि बहुत से बच्चे 11th में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उन्हें वेक्टर दोबारा रिवाइंड कराना पड़ेगा ढंग से। ठीक है बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू बच्चों, आपने हमें वॉच किया, थैंक यू वेरी मच।